Okay, chapter है forces. ठीक है. ओके, मेरे को एक सिचुएशन बताइए. जैसे एक ब्लॉक है, फोर्स के बारे में सबने सुन रखा है, फिर भी थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस लेते हैं. एक ब्लॉक है, ठीक है. एक पर्सन ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये ब्लॉक की पोजीशन है ए. ये ब्लॉक की पोजीशन ए है. एक मिनट. ये ब्लॉक की पोजीशन है ए. इस ब्लॉक को मुझे इस साइड ले जाना है, इस पर्सन को इस साइड ले जाना है. कहां पर? बी पर ले जाना है. ठीक है, बी पर ले जाना है. तो दो तीन पॉइंट है. अगर ये फोर्स एफ लगा सकता है, अगर ये फोर्स ये एफ लगा सकता है, तो ऑफ कोर्स ए से बी पर ले जाना है ब्लॉक को, तो ऑफ कोर्स ये फोर्स इस पे इस साइड लगाएगा. क्या इस साइड फोर्स लगाएगा? तब तो उसे वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाएगा उसको. ठीक है. अगर मान लीजिए ब्लॉक बी पर था, ब्लॉक बी पर था और उसको बी से ए ले जाना है, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तब वो बी से ए जाएगा. तो दो पॉइंट मुझे पता चले. पहला पॉइंट मुझे पता चला कि ब्लॉक को ए से बी ले जाना है तो फोर्स उसको इस साइड लगाना पड़ेगा. ब्लॉक बी को और इस ब्लॉक को बी से ए लाना है तो फोर्स उसको इस साइड लगाना पड़ेगा. तो पहली चीज मुझे जो पता चली कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. आपको जिस डायरेक्शन में ले जाना है आपको उस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि इस ब्लॉक को ए से बी पे ले जाना है आप इधर फोर्स लगा दें. नहीं, तो वो ए से इस साइड पे आ जाएगा. तो ऑफ कोर्स उस केस में ब्लॉक ए से इस साइड आएगा. अगर ए से बी पर जाना है तो फोर्स को इस साइड लगाना पड़ेगा फोर्स को. ठीक है. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे दो पर्सन है. मान लीजिए पर्सन ए हो गया, ये पर्सन बी, इसको मैं बोल देता हूं पर्सन पी, एंड दूसरा पर्सन है क्यू पर्सन है. ठीक है. लेकिन क्यू थोड़ा सा हल्का फुल्का इंसान है. ओके, हल्का फुल्का इंसान है. तो क्यू को भी इसी ब्लॉक को, सेम ब्लॉक को ए से बी ले जाना है. ए से बी ले जाना है. तो ये मान लीजिए कुछ फोर्स लगा रहा था, ये कुछ फोर्स लगा रहा था, ये फोर्स F1 लगा रहा था, ये फोर्स F2 लगा रहा था. आप इस पॉइंट 1 से लेके 2 तक मान लीजिए 10 सेकेंड में पहुंच गए और F2 ने, यानी जो Q पर्सन ने फोर्स लगाया, उसको यहां से यहां तक आने में 20 सेकेंड लगे. तो दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स F1 ने उस पर ज्यादा फोर्स लगाया होगा और F2 ने उस पर कम फोर्स लगाया होगा, तभी उसको यहां से यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगा. ठीक है. ठीक है. ओके. अगर ये दोनों पर्सन होते ही ना, यहां पे होते ही ना, तो अभी कौन कैसी सिचुएशन थी? अभी उस पर क्या फोर्सेस लग रहे थे? अगर वो पर्सन ना होते और ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, उसको ए से बी तक ले जाना था, तो ऑफ कोर्स हमें यहां से इस साइड एक फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर वो पर्सन वहां पे नहीं है, तो अगर मैं कहूंगा कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो अगर आप कहते हो 0, तो ये बात सही नहीं है. इस पे 0 फोर्स अभी नहीं लग रहा है. इस पे एक फोर्स अभी भी लग रहा है, दैट इज द mg डाउनवर्ड. उसका जो वेट है mg डाउनवर्ड लग रहा है. और जहां पर बॉडी कांटेक्ट में आती है वहां से कांटेक्ट फोर्स लगता है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं. नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस. याद रहेगा. ठीक है. ठीक है. तो क्या अगर यहां से हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लगाया तो क्या ब्लॉक ए से बी पर पहुंच सकता था? नहीं पहुंच सकता था. तो मैंने फिर कहा कि भाई उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा. नहीं, फोर्स लग रहा है, लेकिन उस फोर्स का कोई भी डायरेक्शन ए से बी की तरफ नहीं है. ओके. ए से बी की तरफ नहीं है. तो पहली पॉइंट मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट, एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उस केस में मुझे फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं. क्या? उस पे या तो फोर्स ही नहीं लग रहा,
और अगर फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स उस पर 0 है, बैलेंस है फोर्स। तो यहाँ पे mg को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना? तो न्यूटन ने ऑब्जेक्ट के मोशन के 3 लॉ दिए हैं। तो पहला है, if a object is stable, if a object is stable, the object will remain stable until and unless there is a force to move it। यानी अगर एक बॉडी स्टेबल है, ये तो मैंने ग्राउंड पे ले लिया, मान लीजिए एक यूनिवर्स है, फ्री स्पेस है जहां पे mg नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट तब तक स्टेबल रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ? कोई बाहर से आके पर्सन उसको मूव कराने के लिए उस पे फोर्स ना दे। ठीक है, तो ये तब तक स्टेबल रहेगा जब तक ये इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी अभी अगर ये स्टेबल है, मान लो कि u 0 है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअल में वो लॉ क्या है कि एक ऑब्जेक्ट तब तक अपने इनर्शिया में रहेगा। इनर्शिया मतलब 2 चीजें हो सकती है इनर्शिया में, या तो वो रुका हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। v कांस्टेंट है उसका, तो अगर वो उसकी वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होगी या वो तब तक रुका रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर मुझे उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है या फिर मुझे उसका पोजीशन चेंज यानी उसको वेलोसिटी देनी है, तो मुझे उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर मास m है, सेकंड लॉ है, अगर उसका मास है m और आपने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स Fext लगा दिया, तो वो फोर्स के डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन गेन करेगा। तो वो एक्सीलरेशन फोर्स एंड मास में रिलेशन क्या होगा? Fext इक्वल टू मास m इंटू एक्सीलरेशन a। ठीक है, जहां पे फोर्स इज अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास m इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला? फर्स्ट लॉ ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है या फिर रुका हुआ है तो वो अपनी डायरेक्शन या फिर वेलोसिटी तब तक गेन नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है, और सेकंड न्यूटन लॉ बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे आप एक फोर्स F लगाते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट पे आप एक फोर्स F लगाते हो, तो उस केस में अगर आपने EXT लगाया तो उस केस में वो उस फोर्स की डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन ले लेगा, एंड एक्सीलरेशन मास m और फोर्स में रिलेशन होता है Fext इक्वल टू मास m इंटू एक्सीलरेशन a। Fext इक्वल टू मास m इंटू एक्सीलरेशन a। ओके, ओके। अब थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही फेमस है, लोग अपनी टी शर्ट पे लिखवा के घूमते रहते हैं। ए फोर्स इज ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर, अब देखिए यहां पे क्या है, अगर एक ब्लॉक है और ये पर्सन आगे उसको पुश कर रहा है, अपने दोनों हाथों से उसको पुश कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसने उस पर फोर्स F लगाया तो बॉडी भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन F लगाएगी, उस पर्सन पे एक फोर्स F लगाएगी। अगर मैं इस बोर्ड को एक फोर्स F लगा के ऐसे पुश करता हूं, तो मैंने जो फोर्स F लगाया, बोर्ड इक्वल एंड अपोजिट कांटेक्ट फोर्स मेरे ऊपर लगाएगी, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू F। तो यहां पे अगर ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, तो F2 इक्वल टू माइनस ऑफ F1। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, F2 इक्वल टू माइनस ऑफ F1। F2 equal to minus of F1. Every action has a equal and opposite reaction. Every action has a equal and opposite reaction.
न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, अब फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? जनरली फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस को किस पार्ट में डिवाइड किया गया? दो फोर्सेस में डिवाइड किया गया, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। एक F1 इस साइड लग रहा है, और ये F2 इस साइड लग रहा है, ये F3 इस साइड लग रहा है, ये F4 इस साइड लग रहा है। ठीक है, F4 इस साइड लग रहा है। तो मैंने कहा व्हाट इज द नेट फोर्स? F नेट, तो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ये सही लिखा है क्या मैंने? ये सही लिखा है क्या? सोनक, शैली, वेदांती, क्या ये सही लिखा है? मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं, चार फोर्सेस लग रहे हैं इस केस में, F1 प्लस F1 F2 F3 एंड F4। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। क्या ये सही लिखा है? नहीं सोनक, ये सही नहीं है। देखो कैसे, मैंने यहां पे तो फोर्सेस को वेक्टर में दिखाया, लेकिन मैंने यहां पे उसको स्केलर सम में दिखा दिया। तो ये सही तब होता जब F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 वेक्टर क्वांटिटी होती है। राइट नाउ दिस इज राइट, अभी ये सही है। ओके ओके, तो बहुत ही क्लियर आ गया। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, पहला वाला केस, उसका mg डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है। तो ये ब्लॉक ऐसे तो मूव नहीं कर सकता, ये ब्लॉक ऐसे ही कर सकता हॉरिजॉन्टल पे मूव। ठीक है, तो यहां से मैं साफ साफ कर सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू mg। जब मैंने इस तरह से लिखा तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने नॉर्मल रिएक्शन n को ऊपर मान लिया, mg को नीचे मान लिया, फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। तो मैं यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू माइनस mg। ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, लेकिन ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है और ये स्केलर फॉर्म में मैंने वहां पे फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, जनरली हम इसको इस तरह से n इक्वल टू mg लिख देते हैं। mg, n को हमने ऊपर की तरफ मान लिया, mg को नीचे की तरफ मान लिया, तो इसका मतलब n mg को बैलेंस कर रहा है, तब इसका एक्सीलरेशन इज 0 है। ओके, अगर एक फोर्स बंदा इधर से इस साइड से लगा रहा है, फोर्स F1, एक पर्सन आ गया और उसने इस साइड से फोर्स लगाना चालू किया F1, और इस साइड से जो फोर्स एक दूसरा पर्सन लगा रहा है F2 फोर्स लगा रहा है। और अगर इफ दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, अभी भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका, मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहा हूं, इसका मतलब F1 जो इस साइड वाला पर्सन A और पर्सन B, तो पर्सन A जो FA और ये FB लगा रहा है, तो FA जो इस साइड लगा रहा है उतना ही इक्वल अपोजिट फोर्स FB इस साइड लगा रहा है। ठीक है, तभी तो वो मूव नहीं करेगा। तो यानी ये फोर्स, ये ब्लॉक अभी कितने फोर्सेस, इसमें अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी फोर्सेस ऑन द ब्लॉक, तो नंबर ऑफ फोर्सेस आर 4 फोर्सेस, mg, नॉर्मल रिएक्शन, FA और FB। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो अगर इफ दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, mg प्लस n प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो mg इक्वल टू माइनस n हो गया, तो ये कट गया। ठीक है, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू माइनस F2, यानी F1 जितना इस साइड लगाया होगा उसने F2 इस साइड फोर्स उतना ही लगाया होगा।
ओके, तो हम वेक्टर में जनरली इक्वेशंस को नहीं लिखते, हम मोशन को डिटेक्ट करते हैं और उस हिसाब से हम इक्वेशन को लिख देते हैं। जैसे अभी सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ए ब्लॉक लिया, उसका mg डाउनवर्ड आ गया, नॉर्मलाइजेशन एन अपवर्ड आ गया, ठीक है। उसने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी यहाँ पे उसने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया दूसरे पर्सन ने। तो अभी मोशन ब्लॉक ऑब्जेक्ट का मोशन कितने डायरेक्शन में हो सकता था? एक एक्स एक्सेस में हो सकता था और एक वाई एक्सेस में हो सकता था। वाई एक्सेस में तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इज 0। वाई एक्सेस में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज 0। एक्स एक्सेस में एक एक्सीलरेशन हो रहा है, तो देयर इज द ए एक्स, ठीक है। यहां से मैं एक पॉइंट ले सकता हूं वाई एक्सेस में, n इक्वल टू एम जी। तो इसको आप लिखो या ना लिखो कोई इश्यू नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस है, यानी n इक्वल टू एम जी है। हॉरिजॉन्टल में क्या है? 20 राइट साइड है, तो इसको माइनस आई कैप रख दिया, और प्लस 10 राइट साइड है, 20 लेफ्ट साइड है, प्लस 10 राइट साइड है, तो दिस इज द फोर्स एंड उसका मास मान लो 10 kg हो गया, तो 10 इंटू एक्सीलरेशन ए। तो मैंने 10 इस साइड है तो मैंने लिखा उसे प्लस 10 आई कैप, और 20 इस साइड है तो माइनस 20 आई कैप, तो द रिजल्टेंट इज माइनस 10 आई कैप इक्वल टू 10 ए इक्वल टू कितना हो गया? माइनस आई कैप एंड द माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस साइड उसका एक्सीलरेशन हो गया माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये वेक्टर मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन जनरली हम वेक्टर मेथड में कोई सॉल्व नहीं करता है और ना तो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो उस केस में आप कैसे करते हो कि 20 इस साइड फोर्स लगा और 10 उस साइड लगा, और वो 10 को, अब ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया ना, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू 20 माइनस 10, और वो 10 के मास को एक एक्सीलरेशन ए प्रोवाइड कर रहा है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/10 एंड दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट साइड, ठीक है, ठीक है। ओके, इससे पहले आगे बढ़े हम टाइप ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं। अब बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूं, जितना भी मैं इंट्रोडक्शन फोर्सेस बता रहा हूं, इस हर फोर्स पे एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। तो जब चैप्टर आएगा तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल, तो अगर एक ब्लॉक है यूनिवर्स में, कहा गया अगर एक ब्लॉक है m1 और दूसरा ब्लॉक है m2, ठीक है, और उनके सेंटर ऑफ मास के बीच में, सेंटर ऑफ मास को अभी जहां पे उसका सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है, हम उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सेंटर ऑफ मास का भी एक अलग चैप्टर है, वो 2 चैप्टर के बाद आएगा, तो उसको तब हम पढ़ेंगे। अगर उनके सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस है r डिस्टेंस है, ठीक है, तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, F ग्रेविटेशन अट्रैक्शन लगेगा, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शन टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो यहां से आता है एक, फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे, F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। मैंने कैपिटल लिख दिया, वो स्मॉल ही है, तो मान के चलिए कि वो वही मास है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ओके, पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, ये अब होता है तो बस होता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी इस ब्लॉक को ये वाला ब्लॉक इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और उस वाले ब्लॉक को ये वाला ब्लॉक इस साइड अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो डायरेक्शन है, ये किसकी वजह से है? ये डायरेक्शन है इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स की वजह से, जिस फोर्स से m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन m1 बाई m2, जिस फोर्स से m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज सेम,
F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक्शन रिएक्शन से भी आप थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस ब्लॉक ने इस पे फोर्स F1 इस साइड लगाया तो ये वाला ब्लॉक भी एक फोर्स F1 अमाउंट का फोर्स उस पे उस साइड लगाएगा, एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? हाँ ना, कुछ बोलिए। क्लियर है? ओके 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 ओके। दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ भी कहते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स बहुत बहुत वीक फोर्स होता है, बहुत ही हल्का फोर्स होता है। अभी अपने घर पे मैंने ऐसे 2 मार्कर रख दिए, तो ये इतना तगड़ा फोर्स नहीं है कि ये उसको ऐसे इसको अट्रैक्ट करके यूं खींच लेगा, ठीक है? ये इतना तगड़ा फोर्स नहीं है, बहुत ही वीक फोर्स है। लेकिन जब मास m1 m2 बहुत बड़े होते हैं, अर्थ हो गया, सन हो गया, तो उसके बीच में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो फोर्स बहुत बड़ा आता है, ठीक है? उस केस में वो फोर्स बहुत बड़ा आता है, ठीक है? दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर 2 चार्जेस हैं, एक है चार्ज Q1 और दूसरा है चार्ज Q2, कुछ कुछ ये वैसा ही है, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा F इक्वल टू प्रोपोर्शन टू Q1 इंटू Q2 के बराबर होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है? तो जब यहां से वैल्यू को इक्वल करते हैं तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो आप जानते हो, पाई की वैल्यू से आप मिल भी चुके हो। एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये फोर्स, बस इतना फॉर्मूला ही अभी याद रखना है। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी है। अगर दोनों चार्जेस सेम है, जैसे प्लस चार्ज है तो ये उन दोनों को रिपल करेगा। अगर निगेटिव चार्ज है, Q1 Q2 निगेटिव चार्ज है, तो उस केस में ये एक दूसरे को तब भी रिपल करेगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तब उस केस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर, ओके? सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, आपको भी ऐसे ही याद करना है जैसे लिखा है, ठीक है? ऐसा क्यों है ये आप बीटेक करके रिसर्च कीजिएगा तो पता लगाइएगा ऐसा क्यों है, फिर आके मुझे भी बता देना ऐसा क्यों है, ओके? तो सेम चार्ज रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके? ओके, तो ये जो फोर्स F है, इतना ही फोर्स F Q2 Q1 पे इस साइड लगाएगा, और उतना ही अब Q2 ने Q1 पे फोर्स F इस साइड लगाया तो Q1 भी Q2 पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उतना इस साइड लगाएगा। यानी Q2 Q1 को F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली Q1 Q2 को भी F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अभी यहाँ पे Q1 Q2 है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, तो रिपल करेंगे ऑफ कोर्स। तो Q2 Q1 को F फोर्स से रिपल करेगा और Q1 Q2 भी F फोर्स से उसको रिपल करेगा, ठीक है? यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस है, तो इसका मतलब Q2 Q1 को सेम चार्जेस है, F से रिपल करेगा, और Q1 Q2 को भी F से रिपल करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे F1 लगा रहे हो, वहां पे F2 लगा रहे हो, F1 प्लस F2 इक्वल टू F बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा उस पे, ठीक है? न्यूटन थर्ड लॉ से आता है ये, ओके? ओके ओके, अब मैं सारे फोर्सेस नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़े से पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है? एक आध हो सकता है छूट गया तो कोई इश्यू नहीं है, जब वो आएगा क्लास में आगे तो पढ़ा दिया जाएगा। तीसरा बहुत फेमस फोर्स है स्प्रिंग फोर्सेस, ठीक है? स्प्रिंग फोर्सेस, तो अगर आपने ऐसे स्प्रिंग फोर्स ले लिया, स्प्रिंग ले लिया और यहां पे एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है?
ठीक है, तो ये अभी स्प्रिंग में कोई एक्सपांशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है अभी स्प्रिंग में। इसको बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना, अभी समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि एसएचएम में फिर ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, यहीं से एसएचएम चालू होता है। तो मैं इनिशिएट कर देता हूं फोर्स के डायरेक्शन से, वहां से आप देखिएगा। ठीक है, अगर आपने ब्लॉक को इस ये वाली पोजीशन कौन सी है, जब ब्लॉक में ना ब्लॉक यहां पर है, स्प्रिंग में कोई ना तो एक्सपांशन है ना कंप्रेशन है, तो इस केस में हम मैं क्या कह सकता हूं इनडायरेक्टली, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ में है। ओके, तो इसका मतलब यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को ब्लॉक को यहां पर ले गए, तो आपने क्या किया, इस साइड का एक डिस्प्लेसमेंट दिया, क्या एक्स, इधर डिस्प्लेसमेंट दिया। अब स्प्रिंग हो गई कंप्रेस, स्प्रिंग हो गई कंप्रेस। ओके, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, तो इसका मतलब अभी स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करते हो तो क्या होता है, स्प्रिंग खुलने की कोशिश करती है ना, तो इस साइड स्प्रिंग फोर्स लगाएगी एफ। तो यहां से पहला पॉइंट नोट करने वाला है, द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ, स्प्रिंग फोर्स इस साइड लग रहा है ना, तो अभी क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स एफ एस इक्वल टू मैं कह सकता हूं के एक्स माइनस, क्लियर हुआ, वाई दिस माइनस इज हियर, वो साफ साफ बता रहा है कि स्प्रिंग फोर्स, नहीं इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, F इक्वल टू माइनस के, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट x के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने वेक्टर क्यों हटा दिया, देखो अगर x को आप वेक्टर रखोगे तो x नेगेटिव लगाओगे तो स्प्रिंग आप ऑलरेडी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। ओके, पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस हुआ, स्प्रिंग को आपने एक्सपांशन कर दिया, तो ये उसकी मीन पोजीशन थी, अब स्प्रिंग को आपने खींच दिया, तो वो यहां पर आ गया, क्या यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स इस साइड हो गया। तो स्प्रिंग को जब आप खींचोगे तो स्प्रिंग अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स अभी ब्लॉक पे किस साइड लगेगा, एफ एस इस साइड लगेगा। तो अगेन एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। Why this is force is so important, जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, देखो F प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स है क्या, तो यानी अगर स्प्रिंग में थोड़ा सा कंप्रेशन या थोड़ा सा एक्सपांशन करोगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा कंप्रेशन और ज्यादा एक्सपांशन करो, ज्यादा एक्सपांशन या ज्यादा कंप्रेशन करोगे तो अमाउंट ऑफ द फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग एंड स्टिफनेस, काफी चीजों पर डिपेंड करता है। ये स्प्रिंग, ये आपको यहां तक ही है सिलेबस में, वहां पे के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, तो व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, नेक्स्ट टाइम से आपको अगर दिख जाए स्प्रिंग फोर्स, कोई भी फोर्स दिख जाए, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक टाइप का फोर्स है, वहां पे इस तरह से होगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हाँ, ये बहुत पॉसिबल है कि वो स्प्रिंग और इलास्टिक फोर्स होगा, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा होगा, एफ प्रोपोर्शन टू माइनस के एक्स। ओके, दूसरा होता है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग, जितने भी फोर्सेस हम जानते हैं। अभी इसमें और भी है, विस्कस फोर्सेस है, बहुत है, ड्रैग व्रैग है। तो वो विस्कस फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक जार है, एक बहुत लंबा सा जार है, उसमें पानी भरा हुआ है, एक बहुत लंबा सा जार है, एक बहुत लंबा सा जार है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट को इसमें फेंक दिया, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एक वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इस पे ये लिक्विड जो है एक फोर्स लगाने लगेगी, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाने लगेगी, वो नहीं चाहती कि वो ब्लॉक नीचे जाए। तो वो विस्कस फोर्स F इक्वल टू होता है माइनस के वी। जितनी तेज उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, विस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा होता जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप फील कर सकते हो, जब आप बाइक या स्कूटर चला रहे होते हो, आप बाइक पे बैठे, आपने स्कूटर की एक्सीलरेशन खींचा, अगर आप 10-15 की स्पीड से चल रहे तो आपको एयर का फोर्स फील नहीं होता। लेकिन आपने अगर स्पीड को बहुत इंक्रीज कर दिया, यानी 40, 50, 60, 70, 80, तो आपको हवा का ड्रैग भी फील होने लगता है। हवा तो पहले भी थी जब आप वहां पे थे, लेकिन उसी टाइम क्यों फील हो रहा है, क्योंकि
एयर के रिलेशन में आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो गई है, ठीक है, एयर के रिलेशन में आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो रही है और एयर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स है। दिस इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव मैं आपको फोर्स बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। ये पहला ऐसा फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जो पहले वाले जो तीनों फोर्स बताए वो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो हम अभी अब बाद में देखेंगे, व्हाट इज द कंजर्वेटिव, व्हाट इज द नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन अभी के लिए याद कर लीजिए, दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, अब आपको जान के हैरानी होगी कि न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व किया गया है, और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है कि अभी तक हम ह्यूमंस इस फोर्स के अमाउंट को कैलकुलेट, सॉरी बेटा सना, एक मिनट, क्या बोला आपने, क्या पूछा? एक मिनट में देखता हूं आपको क्वेश्चन। Is viscous forces and buoyancy forces different? हाँ, ऑफ कोर्स डिफरेंस है। विस्कस फोर्स देखिए क्या है, विस्कस फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट एक पानी के अंदर मूव कर रहा होगा तब विस्कस फोर्स आता है। बॉयंसी फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। बॉयंसी फोर्स क्या होता है, देखिए मैं बॉयंसी फोर्स आपको बता देता हूं, मैं आपको दोनों बता देता हूं तब आपको डिफरेंट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बॉयंसी फोर्स क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट अगर ये हुआ, एक ऑब्जेक्ट को एक पानी में आपने डुबो दिया, इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम v है, ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि ये वाटर में या फिर लिक्विड में डूबा नहीं था, अभी ये लिक्विड में डूबा नहीं था, ठीक है, अभी ये लिक्विड में डूबा नहीं था, और लिक्विड जिस लेवल तक भरा था वहीं पे एक मैंने वेसल में कट मान रखा था और यहाँ पे एक जार रखा था, वी कर रखा था। अभी इस वी वॉल्यूम को आपने इसमें सबमर्ज कर दिया। जब सबमर्ज कर दिया तो इसने क्या किया, इसने अपने वॉल्यूम के बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यानी इस लिक्विड का सेपरेट किया, क्या वो यहां से निकल के इधर गिर पड़ेगा, यहां से निकल के इस साइड गिर पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज द बॉयंसी फोर्स, ये जो वॉल्यूम v यहां पर आया है, इसको अगर आप इस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द लिक्विड हो जाएगा ना, जो उस वॉल्यूम ने वहां से निकाला है, ठीक है। तो अगर आप मास ऑफ दैट लिक्विड को g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज द बॉयंसी फोर्स। ये बॉयंसी फोर्स उस पर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी ये सबमर्ज है, तो यहां पर पॉइंट क्या है, डजंट मैटर ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, डजंट मैटर ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये रुका हुआ है तब भी बॉयंसी फोर्स इतना लगेगा। अगर मान लो कि ये बहुत लंबा सा बहुत जार ऐसा इस तरह से था, तो अभी ये नीचे जा रहा है तब भी बॉयंसी फोर्स इतना ही लगेगा। तो बॉयंसी फोर्स इज द कांस्टेंट फोर्स। अगर फुल्ली सबमर्ज है तब buoyancy force is the constant force and that is equal to ml into g, that is equal to what, weight of the weight of the liquid displaced by the object, that is the buoyancy force। अभी ये यहाँ पे v वेलोसिटी से, अभी ये वॉल्यूम v नॉट बोल दे रहा हूं, लेकिन अगर मान लो ये u वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाने लगा तो अब इस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे ऊपर की तरफ। कौन सा, एक buoyancy फोर्स लग रहा होगा, एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा। विस्कस फोर्स कब ऊपर कब लग रहा है, विस्कस फोर्स तब लग रहा है जब ये एक u स्पीड से नीचे जाने लगा, u स्पीड से नीचे जाने लगा, एंड दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शन टू v, प्रोपोर्शन टू v या u कह देंगे, u जितनी ज्यादा इसकी स्पीड होगी विस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा होता जाएगा, जितनी ज्यादा इसकी स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा ये विस्कस फोर्स उस पर हाई होता जाएगा। जितनी कम स्पीड होगी विस्कस फोर्स उतना कम हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रुक गया तो विस्कस फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन बॉयंसी फोर्स तब भी वहां पर रहेगा सीन में, ठीक है, तब भी वहां पे रहेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर इसी केस को देखो कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता, ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा होता तो ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो गई, u की हो गई, तो विस्कस फोर्स इस केस में नीचे की तरफ लगता है, कितना लगता है, F विस्कस प्रोपोर्शन टू माइनस के u हो गया, तो उस केस में विस्कस फोर्स नीचे लग रहा होता। लेकिन अगर बॉयंसी फोर्स की बात कर रहे होते तो बॉयंसी फोर्स इसका जो वॉल्यूम है वो अभी भी ऊपर लग रहा है ना, F बॉयंसी, तो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, डिपेंड ऑन द
डायरेक्शन ऑफ द विस्कस फोर्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ द विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो विस्कस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के अंदर है, तो बॉयंसी फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। बॉयंसी फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। सोना क्लियर है क्या? ओके। तो मैंने आपको बताया जो अगला फोर्स था वो था न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस फोर्स है, यानी इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, 2-3 चीजें इंफॉर्मेशन है और वही मैं आपको बता रहा हूं। न्यूक्लियर फोर्स को सबसे पहले कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ये बताया नहीं जा सकता, कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियस फोर्स बहुत छोटे डिस्टेंस पर ही दो पार्टिकल के बीच में लगना चालू करता है। ठीक है, जैसे एक पार्टिकल है ये मास m1 और ये दूसरा पार्टिकल है। पार्टिकल का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका 1 ग्राम है या 2 ग्राम है, यहाँ पे एटॉमिक लेवल के पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो इतने छोटे जो सब पार्टिकल्स होते हैं आपके, उन पे ये फोर्स लगना चालू होता है। तो सबसे पहला बात है कि न्यूक्लियर फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम डिस्टेंस पे सीन में आता है। 1 फर्मी या 2 फर्मी से कम डिस्टेंस हो जाएगी तब वो न्यूक्लियर फोर्स आपको ऑब्जर्व होगा। तीसरा क्या है, बाई नेचर न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिंग फोर्स, यानी ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह रिपल्सिव नहीं होता। ठीक है। और अगर एक चार्ज हो गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हो गया मान लो प्रोटॉन। ठीक है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको बहुत पास में ले आए आप बहुत पास में ले आए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बहुत पास में ले आए, तो अभी यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा, वो भी बाई नेचर अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके कंपेयर में बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स बाय नेचर, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग फोर्स और अट्रैक्टिंग फोर्स। अगर दो प्रोटॉन है और अगर आप उनको बहुत पास ला रहे हैं, तो बाय नेचर क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रिपल कर रहा है, ये भी रिपल कर रहा है, ये भी रिपल कर रहा है उसको, ये भी रिपल कर रहा है। उनको आप बहुत पास लेके चले आए, बहुत पास लेके चले आए, तो अभी इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगना चालू होगा, और बाय नेचर दैट इज अ अट्रैक्टिंग फोर्स। तो अगर दो प्रोटॉन को बहुत 1 फर्मी से भी कम डिस्टेंस पे ले आए, तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स सीन में आ जाएगा, और बाय नेचर वो अट्रैक्टिंग होगा, और फिर वो दोनों प्रोटॉन को ऐड करके रखेगा वहां पे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें रिपल्सिव हो रहा होता है ना, रिपल्सन हो रहा होता है, फिर भी हीलियम का न्यूक्लियस स्टेबल है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन साफ साफ है कि वहां पे न्यूक्लियस फोर्स ने उसको बांध के रख रखा है। क्लियर, बाय नेचर न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिंग फोर्स ही होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स ही होगा। तो वो 2 सेम चार्जेस या 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में भी लगता है, और सेम चार्जेस के बीच में लगता है, और वो अट्रैक्टिव होगा। इसको कैलकुलेट नहीं किया गया है बेटा, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अभी तक। इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सका है। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं आपके, न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जो आपके, वो हम
वो हम न्यूक्लियर फोर्सेस तो नहीं है इसलिए उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैकेनिक्स लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सुनिए, अगर दो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे केवल नंबर ऑफ फोर्सेस ड्रॉ से करवा रहा हूं, वो फोर्सेस क्या होंगे ये नहीं पूछना मैं। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर ये ब्लॉक का मास हो गया m, तो mg डाउनवर्ड लग रहा है। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हम यहाँ पे केवल फोर्सेस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। mg डाउनवर्ड लग रहा है क्या? और जिस सरफेस से ये टेबल है ना, टेबल से वो ब्लॉक कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट सरफेस एक नॉर्मलाइजेशन n ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मलाइजेशन n ऊपर की तरफ लग रहा है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg। ठीक है, मैं यहाँ पे n इक्वल टू mg लिखने की जरूरत नहीं थी, तो अभी हमें यहाँ पर केवल फोर्सेस बताने हैं। तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो फोर्सेस लग रहे हैं, mg डाउनवर्ड एंड नॉर्मलाइजेशन एंड अपवर्ड। अगर ये ब्लॉक मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक m2 लाके रख दिया, तो अभी कितने फोर्स लग रहे हैं? इसमें एक m2 डाउनवर्ड, m2g डाउनवर्ड एंड नॉर्मलाइजेशन n2 अपवर्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों प्लेट आपस में कांटेक्ट में है ना, तो उनके बीच में भी एक नॉर्मलाइजेशन n3 इस साइड लग रहा है और इस साइड n3 लग रहा है। नॉर्मल फोर्स n3 इस साइड लग रहा है और इस साइड n3 लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? हाउ मेनी फोर्सेस? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर जब भी दो सरफेस कोई अगर टच में है, तो उनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। जनरली हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सरफेस टच हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि वहां पे एक नॉर्मलाइजेशन n लग रहा है। ठीक है, ओके, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है और एक आदमी उसको यूं पुश कर रहा है। ठीक है, एक आदमी उसको दोनों हाथों से पुश कर रहा है, उसका मास है m। तो मैं बोल रहा हूं कि m पर, तो यहां पे एक पॉइंट आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर मैं बोल रहा हूं m पर, अगर मुझे m के मोशन को जज करना है, तो दैट इज द सिस्टम। और व्हाट इज द सराउंडिंग? उस सिस्टम को छोड़कर रेस्ट ऑफ जो कुछ भी है वहां पे, वो सराउंडिंग है। ठीक है, तो सिस्टम m पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो मैं ये देखूंगा इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। ओके, तो इस पर mg लग रहा है नीचे की तरफ। ये कौन लगा रहा है? ये उस पर लगा रही है अर्थ, मदर अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रही है mg डाउनवर्ड। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन n कौन लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा है टेबल। नॉर्मलाइजेशन n कौन से लगा रहा है? वो जो टेबल है ना जिसपे वो रखा हुआ है, या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे उसको मूव कर रहा है, तो वहां से नॉर्मलाइजेशन n लग रहा है। अगर वो अर्थ पे रखा होता, अर्थ के सरफेस पे लगा होता, तो अर्थ भी उस पे दो फोर्स लगा रही होती, एक mg एक नॉर्मलाइजेशन n। ठीक है, और ये पर्सन उस पे एक फोर्स लगा रहा है f इस साइड। ये ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस हो गए। ठीक है, ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस हो गए। अब मैं कहता हूं कि उस आदमी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? वो जो ह्यूमन है उसको जो पुश कर रहा है, तो उस पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हो जाएंगे? mg डाउनवर्ड हो जाएगा, उसका खुद का वेट mg डाउनवर्ड। उसके पैरों से लगने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन है, जहां पे कांटेक्ट होगा वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जहां जहां पे वो कांटेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे उसके पैर कांटेक्ट हो रहे हैं ना अर्थ से, तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। इस अलमारी से एक फोर्स F लग रहा होगा, F इस साइड कितना लग रहा होगा? इतना ही लग रहा होगा, क्योंकि उसने उस ब्लॉक पे, या वो अलमारी है या फिर कवर्ड जो भी है, उस पे एक फोर्स F इस साइड लगाया, तो वो कवर्ड उस पे भी एक एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस साइड लगाएगी। ठीक है, क्लियर? SC वर्मा में पेज नंबर 60 में
एक क्वेश्चन है, पहला सॉल्ड एग्जाम्पल है, वहां पे उन्होंने क्या दे रखा है कि एक हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे उसके प्रोटॉन लगा हुआ है, ये प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है उस पर, और एक इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज उस पर रोटेट हो रहा है। इधर पे दूसरा एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हम फोर्सेस निकाले, हम निकाले नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे। तो अब नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहा होगा, इस न्यूक्लियस को यानी इस प्रोटॉन को ये वाला प्रोटॉन रिपल कर रहा होगा, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब ये न्यूक्लियस उसको भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6, 6 फोर्सेस आर देयर। मैं यहाँ पे केवल नंबर ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, 6 फोर्सेस आर देयर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चार्ज की वजह से लगने वाला है ना। ओके, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे। मान लीजिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो कितने कितने फोर्स हो गए यहाँ पे, इसका एक मास होगा, इसका एक मास होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को रेड मार्कर से डाल रहा हूँ। ठीक है, वो भी इसको भी ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको और इसको दोनों को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, दैट इज द बाय नेचर इज अट्रैक्टिंग फोर्स ओनली। ठीक है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला इसको भी ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर, 6 फोर्सेस। बट हाउ मेनी ग्रेविटेशनल फोर्स आर देयर, 6 फोर्सेस। हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, तो 12 फोर्सेस, 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड 6 ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है क्या ये पॉइंट, क्लियर है? क्लियर है? ओके 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 सोनक, ओके। ये एक रॉड है, यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है। ठीक है, यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू का, यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू का। ठीक है, रॉड का मास है m, रॉड का मास है m और इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूं हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, यानी हाउ मेनी फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, हाउ मेनी टोटल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेस, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर। पहले तो यहां पे जो चार्ज है उसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, सॉरी ये पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, तो वो उसको रिपल कर रहा होगा। यहां पे जो चार्ज है उसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, एंड इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से रिपल कर रहा होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज को इस साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब ये रॉड है तो इसको एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, 1 2 3 4, जिसमें 3 फोर्सेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड 1 इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, इस पुली से एक थ्रेड जा रहा है, इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है,
और ये पुली इधर से आ गया और ये पर्सन उसको खींच रहा है, ये पर्सन उसको खींच रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, ड्रॉ द फोर्सेस, सारे फोर्सेस ड्रॉ करने हैं इस पे। तो पहले ये स्मॉल एम पे, लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्मॉल एम पे लगने वाले फोर्सेस बताइए क्या होगा। एम जी डाउनवर्ड हो गया, एम जी डाउनवर्ड हो गया, और ये टेंशन टी, टेंशन टी की प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, टेंशन टी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन टी हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। ठीक है, ओके। इस पुली का देखिए, इस पुली का वेट एम जी डाउनवर्ड, टेंशन टी अवे फ्रॉम द पुली, तो नीचे की तरफ लगेगा, पुली पे टेंशन टी नीचे की तरफ लगेगा, और इस साइड टेंशन टी इस साइड लगेगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, एन नॉर्मल रिएक्शन एन इस साइड लगेगा, टेंशन टी इस साइड है और इस साइड टेंशन टी इस साइड है, एम जी इसका डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। ये इस साइड क्यों लगेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूं आपको। व्हाट इज द फोर्सेस ऑन द पर्सन, इस पर्सन पे कितने फोर्सेस हैं। पर्सन का खुद का वेट नीचे एमजी की तरफ लगेगा, जहां पे ये खड़ा है वहां से उसको नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ लगेगा, कांटेक्ट से नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ लगेगा ना, और इस थ्रेड को वो खींच रहा है, तो टेंशन टी जो थ्रेड जो फोर्स आएगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट सिस्टम मान लिया तो टेंशन टी हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है टेंशन टी। ठीक है, इसको टेंशन टी की प्रॉपर्टी को मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूं आपको। तो इस केस में इस पर्सन में कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बाय। लेक्चर अभी यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। पिछले कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले नहीं गए थे, टाइम नहीं मिल पाया था, तो आज सारे डाल दिए जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए, ओके।